अरविंद केजरीवाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ईडी के हाथ एक ऐसा पेन ड्राइव लगा है जिसमें रिश्वत का माल किसके हाथ में गया, इस बात के सबूत हैं। पेन ड्राइव में कोड है, इस कोड का राज खोलने वाला भी ईडी के पास है। मतलब केजरीवाल अब जेल की सलाखों से ज्यादा दूर नहीं। असल में मामला दिल्ली जल बोर्ड का है, जिसमें केजरीवाल के शासनकाल में जमकर घोटाला हुआ, रिश्वत वसूली की गई, जो अब केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। असल में आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया गया। इस आरोप की ईडी जांच कर रही है। ईडी अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में यह जांच कर रही है कि 2 करोड़ रुपए की राशि किन लोगों तक पहुंची। साथ ही जांच एजेंसीज ये भी पता कर रही हैं कि जो 3 करोड़ रुपए की रिश्वत डीजेबी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को मिली थी, उसका असली फायदा किसे हुआ। आरोप है कि आम आदमी पार्टी तक ये रकम पहुंची और उसने चुनाव में इससे फंडिंग की। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाला मामले में फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली जल बोर्ड के कई लोगों पर छापे मारे थे। ईडी अब कथित भ्रष्टाचार के तहत मिली रकम में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि पैसा दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अफसरों, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया। इस मामले में एक आरोपी तजिंदर पाल सिंह है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तजिंदर सिंह दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले अगस्त 2024 में सेशंस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की तेजिंदर पाल सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह की ओर से ईडी को दी गई पेन ड्राइव का उल्लेख करते हुए उनको सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पेन ड्राइव में कुछ कोड हैं और इन कोड को तजिंदर पाल सिंह ही समझ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी इस पेन ड्राइव के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के मनी ट्रेल को हासिल कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह को वायदा माफ सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी देते हुए कहा था, आरोपी से जो सबूत मांगे गए उसकी क्वालिटी और संख्या को ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट का ये कहना सही नहीं था कि अभियोजन एजेंसी की संतुष्टि में दखल दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी तेजिंदर पाल सिंह को गवाह के तौर पर पेश करना चाहती है, साथ ही उनको माफ करने पर भी राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर निशिकांत दुबे के तीखे सवालों से सुप्रीम कोर्ट को कितना फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नीति और नीयत पर सवाल उठे, उससे साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपने फैसलों को लेकर विचार करना होगा। क्योंकि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानव्यापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा पेपर दिखाओ, और जब मुगल कालीन मस्जिदों की बात आई तब दस्तावेज नहीं मांगे। तब कोर्ट ने खुद कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। मुगल काल की मस्जिदों के पास पेपर नहीं तो उससे सैकड़ों हजारों साल पहले बने मंदिरों के पास पेपर कहां से होंगे। निशिकांत दुबे ने ऐसे ही तीखे सवाल उठाए जिन्हें महज अवमानना का नाम देकर सुप्रीम कोर्ट बच नहीं सकता। यही वजह है कि बंगाल के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उन्होंने ये टिप्पणी की। कोर्ट से इलाके में तत्काल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की गई है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए मामला लगा है, मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे। जस्टिस BR गवई ने उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल देने का आदेश दें। हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। बंगाल में हिंसा से जुड़ी याचिका काफी समय से लंबित है और ये याचिका पहले से ही लिस्टेड है। विष्णु शंकर जैन ने उस याचिका में नया आवेदन दाखिल किया है और उसमें हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। उन्होंने नए आवेदन की जानकारी कोर्ट को दी है। अब कल वाली सुनवाई में वो नए आवेदन को भी कोर्ट में रखेंगे। जस्टिस गवई ने उन आरोपों का जिक्र किया जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे हैं। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन की बेंच अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबा समय तक लटका कर नहीं रख सकते। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर लेना होगा। अगर बिल वापस भेजा जाता है तो वो विधानसभा के पुराने स्वरूप में आ सकता है, तो राज्यपाल के पास उनको मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका या फिर सुपर संसद के रूप में काम
काम करें। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञान वापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा कि पेपर दिखाओ, और जब मुगलकालीन मस्जिदों की बात आई तो दस्तावेज नहीं मांगे। तब तो आपने कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जब भी जॉर्ज सोरोस के मोहल्ले यानी अमेरिका जाते हैं, उनके मुंह से देश के लिए अंगारे बरसने लगते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी के लिए बेहद बुरी खबर यूपी से आई, जहां राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन में अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। मामला S विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय हुई थी। 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। होम मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए, पूरे मामले में क्या जांच हो रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में हम तैयार करके पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने समय दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर साफ रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इसे अधूरा बताया और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है। इसी आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने से उनकी संसद सदस्यता पर असर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस ने कहा कि ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। वक्फ कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन इस बात की गारंटी ले ली अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल यह भी था कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किए जाने पर क्या केंद्र मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के हिसाब से बनने की अनुमति देने को तैयार है? क्या आप हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुस्लिमों को जगह देंगे? इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। दक्षिण भारत के तीनों राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मंदिरों पर सरकार का कब्जा है और वो अपने हिसाब से मंदिरों के बोर्ड का गठन भी करती है। वहां के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में MK स्टालिन ने मंदिरों का 1000 किलो सोना गलाकर बैंक में रख दिया और कहा कि इसके बदले हमें मोटा ब्याज मिलेगा, जिससे सरकार का खर्च चलेगा। ये सीधे सीधे मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने जैसा है। ये बात तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी पता होगी, लेकिन TMC सांसद सागरिका घोष के पति और कांग्रेस के करीबी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया सरल प्रश्न, क्या राज्य मुसलमानों को हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देगा, उत्तर की प्रतीक्षा है। राहुल गांधी के इस करीबी पक्षकार राजदीप और ममता बनर्जी की करीबी सांसद सागरिका घोष के सवाल करते ही सोशल मीडिया पर लोग बातें बताने लगे। किस तरह अभी तक हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुस्लिमों को जगह दी जाती रही, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जमाने में प्रयागराज में होने वाले कुंभ की जिम्मेदारी भी एक मुस्लिम को दे दी गई थी। लेकिन रायता फैलाने में माहिर राजदीप सरदेसाई की पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर इसी सवाल को उठाया और बात इसकी नहीं कि इनके प्रबंधन में दूसरे समुदाय के लोग हैं कि नहीं,
ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगे। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम कुन्नू भगवती मंदिर, अगादीपुरम मल्लपुरम में अब्दुल समद समादानी जो मुस्लिम लीग के नेता थे, संरक्षक और मुस्लिम लीग के विधायक रहे, मंझल मकुझी अली को अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, वाई राजशेखर रेड्डी ने सीएम रहते तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट में मोहम्मद एच.एस. हुसैन को सदस्य बना दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जब हिंदुओं के पास किसी ट्रस्ट को दावा ठोकने और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है तो इसमें किसी और मजहब का व्यक्ति क्यों लिया जाए। एक यूजर ने लिखा कि लेकिन वक्फ दूसरे धर्मों की संपत्ति का दावा ठोकता है, इसलिए उसका ट्रिब्यूनल या संस्था में गैर मुस्लिम होना जरूरी है जिससे निष्पक्ष न्याय मिले। एक दूसरे यूजर ने सुप्रीम कोर्ट को वे 5 कारण बताए जिनकी वजह से हिंदुओं के ट्रस्ट में मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते। पहला ये कि हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट मुसलमानों की जमीन पर अवैध दावा नहीं करते। हिंदुओं के किसी ट्रस्ट को ट्रिब्यूनल की तरह कानूनी आदेश देने का अधिकार नहीं। जब हिंदुओं के किसी ट्रस्ट को दावा ठोकने और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है तो इसमें किसी और मजहब का व्यक्ति क्यों लिया जाए। लेकिन वक्फ दूसरे धर्मों की संपत्ति पर दावा ठोकता है, इसलिए उसका ट्रिब्यूनल या संस्था में गैर मुस्लिमों का होना जरूरी है जिससे निष्पक्ष न्याय मिले। क्या यार मिलॉर्ड, बच्चों की तरह सवाल पूछते हुए एक अन्य यूजर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को रखेंगे। सरकार के वकील को भी बोलना चाहिए कि हाँ रख लेंगे। पहले हिंदू मुसलमान का तराजू बराबर कर दो। पहले आप हिंदू को भी जहां अंगुली रख दी जाए वो जमीन घोषित करने का अधिकार दे दो। फिर अगले 50-70 साल संसद से लेकर पूरे के पूरे गाँव को हिंदू की प्रॉपर्टी घोषित करने दो। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के मेयर के होने वाले चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि पार्टी मेयर के चुनाव में भाग नहीं लेगी। मतलब बिना किसी चुनाव के दिल्ली में बीजेपी के मेयर का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी की ताकत बेहद कम हो गई है। उसके पास बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी और पार्षद इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल न हो जाएं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। क्योंकि पार्टी के करीब 1.5 दर्जन पार्षदों की बगावत करने की आशंका थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इसी वजह से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। आतिशी ने माना कि एमसीडी में अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और इसलिए उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। आतिशी ने कहा कि मेयर का चुनाव लड़ने और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद खरीदने, तोड़ने और बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा एमसीडी में अभी अपनी ही सरकार बनाए। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, उन्हें ट्रिपल सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। आतिशी ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली पानी, स्कूल, अस्पताल, साफ सफाई, दिल्ली के लोगों के लिए किए गए अपने वादों को पूरा करें। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के बहाने बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एमसीडी जानबूझकर कूड़ा जला रही है। अब भाजपा के पास कोई बहाना नहीं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वादों को पूरा करें। ट्रिपल इंजन सरकार चलाने का मौका है। आम आदमी पार्टी विधानसभा की तरह एमसीडी में भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले 2.5 साल में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डरा धमकाकर लालच देकर तोड़ ले गई। तोड़फोड़ करने के बाद भाजपा अब एमसीडी के हाउस में बहुमत में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि अब उनके पास कितने पार्षद हैं तो उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं बताया और कहा कि भाजपा किसी पार्षद को तोड़ कर ले जाती है, फिर हम बात करते हैं तो वापस आ जाते हैं, फिर तोड़ लेती है। भारद्वाज ने कहा कि चला लेने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज्यों के कामकाज में राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों और वक्फ संशोधन कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी के एक बड़े वर्ग का मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से आगे बढ़कर निर्देश दे रहा है जो सीधे सीधे विधायिका में कोर्ट का हस्तक्षेप है। हालांकि भाजपा ने अपने नेताओं के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बावजूद इसके इस मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान से काफी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार होंगे।
इसके बाद से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की भूमिका पर बहस हो रही है। विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट पर हमला बता रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी गई है, लेकिन निशिकांत दुबे का बयान कोर्ट के फैसलों से असहमति भी है और असहमत होने का अधिकार सबके पास है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला चले और उन्हें सजा मिले। लेकिन ऐसा सोचने और कहने के पहले कांग्रेस को इंदिरा गांधी के बयानों को याद करना चाहिए, जिन्होंने सीजेआई को खुलेआम लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत दे डाली थी। सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले? क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को डायरेक्शन देगा? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था को चंद फैसलों की वजह से बर्बाद होने दें? जस्टिस शाह को देश के राजनीतिक हालात के बारे में क्या पता है? वो कौन सी ताकत है जो एक उभरती अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है? ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। वे कौन होता है राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला और संसद में बने कानून पर ज्ञान बांटने वाला? इंदिरा गांधी के इस वीडियो क्लिप पर तमाम लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। भाजपा के समर्थक भी इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत के सुप्रीम कोर्ट और जजेस को क्या जबरदस्त आईना दिखाया था। इंदिरा गांधी ने अपने बयान में जस्टिस शाह का उल्लेख किया, लेकिन इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जस्टिस शाह कौन थे? रिकॉर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेसी शाह जज थे, लेकिन क्या इंदिरा गांधी इसी जज के बारे में बात कर रही थीं? जस्टिस जेसी शाह 12 अक्टूबर 1959 से 21 जनवरी 1971 तक सुप्रीम कोर्ट में थे। वे 17 दिसंबर 1970 को देश के 12वें चीफ जस्टिस बने। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा सरकार एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही थी। देश में महंगाई चरम पर थी तो दूसरी ओर बांग्लादेश का संकट सिर पर मंडरा रहा था। 1971 में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इंदिरा गांधी के इस वीडियो पर हजारों की संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी आज न्यायपालिका को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर दें तो विपक्ष हंगामा काट देगा। वह न्यायपालिका के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप करार देगा। कुछ यूजर्स लिखते हैं कि निशिकांत दुबे को पीएम इंदिरा गांधी के बयान से राहत मिलेगी। इस वीडियो पर एक यूजर ने एक और तथ्य जोड़ा है। यूजर ने लिखा, सुप्रीम के एक जज थे जस्टिस खन्ना, जिन्होंने शिवकांत शुक्ला केस में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। इस घटना के करीब 9 महीने बाद वो देश के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने उनको दरकिनार कर जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस बना दिया।